एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने बात करी थी राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी की। राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी में वी बेसिकली टॉक्ड अबाउट कि जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन है वो कैसे उसकी शुरुआत हुई थी। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है वो कैसे, किन लोगों के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए गए जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी को वर्ल्ड वाइड इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन हुई आगे चल के। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वन शॉर्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर। इसमें हम पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट यस काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक इंट्रोडक्शन आपकी बुक में दिया गया, सो वी विल बिगिन विद दैट इटसेल्फ। जो क्रिश्चियनिटी की शुरुआत मतलब जो स्प्रेड है, जो उसको जिससे फैलाया गया, इट वॉज अ मेजर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड। मेडिवियल पीरियड कौन सा है, अगर कुछ लोग आप लोग भूल गए हो, सो लेट मी गेट इट रिवाइज्ड। जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने, जो हिस्टोरियंस होते हैं जो हिस्ट्री स्टडी करते हैं बेसिकली आप कह सकते हो, उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज एंशियंट पीरियड, नंबर 2 इज मेडाइवल पीरियड या मेडिवल पीरियड, ठीक है, एंड नंबर 3 इज मॉडर्न पीरियड। अब जो एंशियंट पीरियड है, ये नाम से पता चल रहा है बहुत पुराना समय की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। देन वी कम टू मॉडर्न पीरियड, लेटेस्ट जो अभी मॉडर्न चल रहा है। मेडिवियल पीरियड इज द पीरियड, मिडल पीरियड, जो कि किसके बीच में आता है, दैट लाइज बिटवीन द एंशियंट एंड द मॉडर्न पीरियड्स। तो मेडिवियल पीरियड जो ये बीच का समय था, एंशियंट और मॉडर्न के बीच का जो समय था, इसमें जो एक मेजर डेवलपमेंट देखी गई वो ये थी कि जो क्रिश्चियनिटी है वो वर्ल्ड वाइड उसने पॉपुलैरिटी गेन करी, उसको दुनिया भर में फैलाया गया। और कैसे फैलाया गया, दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, ठीक है। क्रिश्चियनिटी क्या था? क्रिश्चियनिटी एक रिलीजियस फेथ था और है। किसके ऊपर बेस्ड था? जीसस क्राइस्ट जो थे, मैसेंजर जिनको कहा जाता है, जीसस क्राइस्ट जो थे, उनकी लाइफ और टीचिंग्स के बेस्ड, उसके ऊपर बेस्ड एक रिलीजियस फेथ था, यानी एक रिलीजन था बेसिकली। बाइबल क्रिश्चियंस की होली बुक है, ठीक है। इट इज समथिंग यू ऑल वुड बी नोइंग, आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है। जो बाइबल है उसके 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा पार्ट है न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, ये 2 पार्ट्स हैं बाइबल के, जो कि क्रिश्चियंस की होली बुक है। अब देखो, आप लोगों ने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था और पिछला जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तब भी आपको आई थिंक ये याद होगा कि जो जीसस थे उनका क्रूसिफिक्शन हो गया था, मतलब एक प्लस साइन का था ऐसे, और उनके जो हैंड बॉडी पार्ट्स थे दे वो लिटरली नेल्ड इनटू इट, और फिर मतलब बेसिकली उनको ऊपर फॉल्स चार्ज लगाकर उनको मार दिया गया था, ठीक है, बहुत गलत तरीके से। तो इसको पूरा जो प्रोसेस है क्रॉस के ऊपर उनकी जो डेथ का वो है, वो सारे क्रूसिफिक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है। क्रूसिफिक्शन जब जीसस क्राइस्ट का हो गया, उसके ऐसा एक्सपेक्टेड था कि जीसस क्राइस्ट की वजह से शुरू हुआ है, तो जब जीसस क्राइस्ट की डेथ हुई तो शायद से क्रिश्चियनिटी को भी फेड कर जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। इट डिड नॉट फेड अवे विद द डेथ और द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस। जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद उनकी जो टीचिंग्स हैं वो किसने फैलाई? उनकी जो टीचिंग्स हैं ऑफ लव, ब्रदरहुड, कंपैशन, हार्मनी, ये सब उनके फॉलोअर्स ने जो है इधर उधर स्प्रेड किया, प्रीच किया, बताना शुरू किया और लोगों में फैलाया। किसने? उनके फॉलोअर्स ने। मेनली अगर बात करें तो सेंट जॉन और सेंट पॉल ने एक बहुत बड़ा भूमिका निभाई थी, बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। ये दोनों ही किसके फॉलोअर्स थे? जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स थे। ये सेंट पॉल ही थे जिन्होंने रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है इसको फैलाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। सेंट पॉल पहले इंसान थे जिन्होंने वाज द फर्स्ट, पहले इंसान थे जिन्होंने नॉन ज्यूज, मतलब ऐसे जो ज्यूज नहीं थे, मतलब ज्यूज तो क्रिश्चियन बने ही बने, जो ज्यूज नहीं थे उनको भी क्रिश्चियन बनने के लिए एनकरेज किया कि वो अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लें, ठीक है। क्रिश्चियनिटी का जो रोमन एम्पायर में पूरा स्प्रेड है उसकी वजह से रूलर्स का रैथ इनवाइट हुआ, मतलब बेसिकली एंगर, और
मतलब बहुत सारा वायलेंस वगैरह सब हुआ, ठीक है। कुछ एम्परर्स जैसे कि नेरो एंड डायोक्लेटियन या डायोक्लेशियन, ठीक है, आप बस स्पेलिंग का ध्यान रखना। तो ये जो एम्परर्स थे नीरो एंड डायोक्लेशियन, इन्होंने क्रिश्चियंस को एज रेबल्स देखा, मतलब जो बगावत कर रहे थे, जो उनके अगेंस्ट जा रहे थे, ठीक है, प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, बेसिकली उनके अगेंस्ट जा रहे थे। उनको उन्होंने ऐसे, क्योंकि उनकी जो बातें थी वो नहीं मान रहे थे एज क्रिश्चियंस, क्योंकि जो रोमन्स थे उनका कहना था कि जो रूलर है वहाँ का उसको भगवान की तरह पूजो, वर्शिप करो। बट क्रिश्चियंस ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट एंड वर्शिप द रोमन गॉड्स, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम ना ही रूलर को भगवान मानेंगे, ना ही हम रोमन गॉड को वर्शिप करने वाले हैं, ठीक है। तो जो ये जो बात थी ये रोमन्स की अगेंस्ट हो गई, और इस वजह से उनको लगा कि जो क्रिश्चियंस हैं वो उनके रिबल्स हैं और आगे चल के उनको इससे नुकसान हो सकता है। इसलिए उन्होंने बहुत सारे लोग अरेस्ट किए गए, थाउजेंड्स ऑफ लोगों को अरेस्ट किया गया, काफ़ी लोगों को टॉर्चर करके मार दिया गया, दे वर किल्ड। एक मोर टू नो आपकी बुक में दिया गया, दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको दिया। नाउ वी कम टू मोर टू नो। अरेस्ट और टॉर्चर अवॉइड करने के लिए जो क्रिश्चियंस थे वो सीक्रेट साइंस का यूज़ करते थे, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बताया कि नीरो और डायोक्लेशियन जैसे जो क्रिश्चियंस थे, उन्होंने मतलब जो रूलर्स थे, एम्परर्स थे, उन्होंने क्रिश्चियंस को एज रेबल्स देखा और फिर बहुत सारा अरेस्ट हुए लोग, फिर टॉर्चर करके उनकी मार दिया गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने सीक्रेट साइंस यूज़ करना शुरू किया। इस साइंस से बाकी जो क्रिश्चियंस होते थे उनको पता रहता था कि ये वाला इंसान, मानो ये इंसान है, ये सीक्रेट साइन यूज़ कर रहा है और ये भी इंसान यूज़ कर रहा है, तो दोनों को जो भी उनका सीक्रेट साइन है सम हाउ दे विल गेट टू नो कि अच्छा हाँ ये इंसान भी क्रिश्चियन ही है और ये मेरा ही फेथ का है, मेरी ही रिलीजन का है, ठीक है। वंस अ सीक्रेट, एक बार सीक्रेट साइन ये रहा है, शीरो इसको कहा जाता है, ठीक है। आपकी बुक में फोटो भी दी गई है, तो रेफर टू दैट। एम्परर कॉन्स्टेंटाइन, ये पहले एम्परर है जिनके बारे में आपको पढ़ना है डेप्थ में, ठीक है। क्रिश्चियंस का जो परसिक्यूशन है, परसिक्यूशन क्या होता है, पहले तो यहाँ नीचे मैंने मीनिंग लिख रखा है हर उन वर्ड्स का जो आपकी ग्लॉसरी में या कह सकते हो न्यू वर्ड्स में दिया गया, ठीक है। परसिक्यूशन है किसी का साथ बुरा व्यवहार करना, किसी का मतलब इल ट्रीट करना। क्यों बुरा व्यवहार करना, बिहेवियर उसकी तरफ खराब रखना, क्यों मतलब बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन करना ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और पॉलिटिकल इशू, ठीक है। तो क्रिश्चियन के साथ जो इल ट्रीटमेंट था वो खत्म हुआ कब, 4th सेंचुरी सीई में खत्म हुआ लगभग, जब एम्परर कॉन्स्टेंटाइन पहले रोमन रूलर बने जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस कर लिया। मतलब इससे पहले जितने भी रोमन रूलर्स थे उन्होंने क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट ही बात करी और जो क्रिश्चियंस थे उनको एज रेबल्स ट्रीट करके उनके साथ जो परसिक्यूशन वगैरह है उनको टॉर्चर किया गया, मार दिया गया, ठीक है। लेकिन 4th सेंचुरी सीई में एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने खुद क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस कर लिया। मतलब उन्होंने वो कन्वर्ट कर गए, एक क्रिश्चियन बन गए और उन्होंने क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ही वॉज द फर्स्ट रोमन रूलर जिन्होंने ये काम किया और ऐसा करने के बाद जो क्रिश्चियंस थे उनका जो परसिक्यूशन था, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, दैट वाज एंडेड। क्योंकि जब रूलर ही वैसा है तो फिर प्रजा को आप क्या ही कह सकते हो। जो एम्परर कॉन्स्टेंटाइन है उन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने में बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए, उसकी तरफ उन्होंने कदम उठाए कि जिनसे वो क्रिश्चियनिटी को दुनिया भर में फैला पाएँ। उन्होंने क्रिश्चियंस को वर्शिप करने की फ्रीडम ग्रांट दी, मतलब कि आपको जिसको वर्शिप करना है आप वर्शिप करो, हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। और आप ओपनली मतलब वर्शिप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको सीक्रेट साइंस यूज़ करने पड़ेंगे अगर आप क्रिश्चियन हो। उन्होंने बहुत सारे क्रिश्चियंस को इम्पॉर्टेंट जॉब्स दी, ठीक है। संडे को एक पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया सो दैट जो लोग हैं वो संडे को चर्च जा पाए। उन्होंने बहुत सारे चर्चेस भी बनाए। ये कुछ स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 स्टेप्स टोटल यहाँ पे दिए गए हैं। इन स्टेप्स को आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय एम्परर कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। ये हो गया एम्परर कॉन्स्टेंटाइन के बारे में। अभी हम इनका थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे। शिफ्ट ऑफ कैपिटल में 330 सीई में एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने अपना कैपिटल शिफ्ट किया।
रोम था पहला कैपिटल, ठीक है, उन्होंने उससे किसको शिफ्ट कर दिया, एंशियंट सिटी, एक पुरानी सिटी थी बिजेंटियम, उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि रोमन एम्पायर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो वो एफिशिएंटली एडमिनिस्टर नहीं हो पा रहा था। अगर वो अपना जो सिटी है, मतलब सॉरी जो कैपिटल है, वो अगर रोम से बिजेंटियम कर देंगे तो वो जो रोमन एम्पायर है वो उसको ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली एडमिनिस्टर कर पाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे कीवर्ड है। जो न्यू कैपिटल था इट वाज नेम्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, जो ये बिजेंटियम की जो एंशियंट सिटी ऑफ बिजेंटियम है, ये कौन सा इसका नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया कॉन्स्टेंटिनोपल, और ये आज के समय में जहाँ पे इस्तांबुल है वहाँ पे ये लोकेटेड है, ठीक है। आज के समय का इस्तांबुल, उस वक्त पे उसको नाम क्या दिया गया था, कॉन्स्टेंटिनोपल। इट बिकेम अ मेजर कॉमर्शियल सेंटर, ये मेजर कॉमर्शियल सेंटर बन गया। बेसिकली यहाँ पे ट्रेड वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे से होने लगा, इसकी जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा वो बूस्ट कर गई, ठीक है, तो वो एक कमर्शियल सेंटर कहलाने लगा। कॉन्स्टेंटिनोपल जो ये कैपिटल सिटी है, ये आगे चल के ईस्टर्न रोमन एम्पायर की क्या बना, कैपिटल बना। कॉन्स्टेंटिनोपल वाज द कैपिटल जो कि एम्पर कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था। आई होप यू रिमेंबर इट, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। ये आगे चल के कॉन्स्टेंटिनोपल ईस्टर्न रोमन एम्पायर का बना कैपिटल, और ये जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है इसी को बिजेंटियम एम्पायर भी, बिजेंटाइन एम्पायर भी कहा जाता है। 391 सीई में क्या हुआ, कॉन्स्टेंटाइन, एम्परर कॉन्स्टेंटाइन जो इनकी हम बात कर रहे थे अभी तक, उनके एक सक्सेसर, बहुत सारे सक्सेसर्स हुए, उनमें से एक सक्सेसर जो थे एम्परर थियोडोसियस। एम्परर थियोडोसियस जो थे उन्होंने रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन बना दिया क्रिश्चियनिटी को। मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल वाज द फर्स्ट रोमन रूलर टू एम्ब्रेस क्रिश्चियनिटी। आगे चल के उन्होंने अपना कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर दिया था, उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए टू फॉर द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी बेसिकली। तो जो इन्होंने नया अपना, पहले इनका रोम था कैपिटल, फिर उन्होंने आगे चल के अपना कैपिटल बना लिया बिजेंटियम की एक जो एंशियंट सिटी है, उसको नाम दिया गया बिजेंटाइन। बिजेंटाइन जो है, सॉरी बिजेंटाइन वाज द एंशियंट सिटी, ठीक है, उसको नाम क्या दिया गया, उसको नाम दिया गया कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि आज के वक्त का आज के समय का इस्तांबुल जगह है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा कमर्शियल, मेजर कमर्शियल सेंटर बना। कॉन्स्टेंटिनोपल को आगे चल के ईस्टर्न रोमन एम्पायर उसका कैपिटल बन गया, ईस्टर्न रोमन एम्पायर का वो, और ईस्टर्न रोमन एम्पायर को बिजेंटाइन एम्पायर भी कहा जाता है। कॉन्स्टेंटाइन के एक सक्सेसर रहे एम्परर थियोडोसियस, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन बना दिया। मेडिवल यूरोप की बात करी जाए तो मेडिवल एरा में बहुत सारे इवेंट्स देखे गए, जैसे एंशियंट रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, फ्यूडलिज्म का राइज हुआ, फ्यूडलिज्म हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। राइज ऑफ चर्च एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कौन सा था मेडिवल यूरोप में या मेडिवल एरा में, मेडिवल पीरियड में? इट वॉज द राइज ऑफ चर्च, राइज ऑफ इस्लाम, राइज ऑफ इस्लाम। अच्छा, इसने मुझे याद आया, आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स कि इमर्जेंस ऑफ इस्लाम, राइज ऑफ इस्लाम पढ़ाया जाए। सो जस्ट गिव मी सम मोर डेज एंड वेरी सून जो भी आपकी क्लास 7 की हिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो आएगी, इट्स गोइंग टू बी ऑन दिस चैप्टर, ओके। क्रूसेड्स एंड सो ऑन। अब देखो, क्रूसेड्स वर अ सीरीज ऑफ वॉर्स जो कि क्रिश्चियंस ने लड़ी थी, ठीक है। किससे लड़ी थी? उन्होंने बेसिकली टर्क से लड़ी थी टू रिकैप्चर द होली लैंड। उनकी जो होली लैंड थी उनको वापस से टर्क्स ने पहले समझो कब्जा कर लिया था, अब क्रिश्चियंस को अपनी ज़मीन वापस चाहिए थी, तो एक सीरीज ऑफ वॉर्स लड़ी गई थी बेसिकली। अब बात करेंगे हम एंशियंट डिक्लाइन ऑफ द एंशियंट रोमन एम्पायर। 200 सीई में क्या हुआ कि रोमन एम्पायर जो है वो डिक्लाइन करने लगा। बहुत सारे कॉजेज रहे डिक्लाइन के लिए, सच एज करप्ट रूलर्स, ठीक है। जो रूलर्स थे दे वर नॉट ऑनेस्ट, करप्शन वो कर रहे थे। बहुत ज़्यादा सिविल वॉर्स फ्रिक्वेंटली, मतलब बहुत लगातार एक तरह से आउटब्रेक्स हो रहे थे सिविल वॉर के। जो सोल्जर्स थे वो आपस में ही सारे लड़ रहे थे। हाउएवर जो डिक्लाइन का चीफ कॉज था, इट वाज द अटैक बाय जर्मैनिक ट्राइब्स। जैसे कि अब देखो, इतने सारे मैंने आपको रीज़न बताए, ठीक है। मैंने कितने बताए? 1
2 3 3 रीजन था, और भी बहुत सारे रीजन थे, बट जो चीफ कॉज था डिक्लाइन का, इट वाज द अटैक बाय जर्मैनिक ट्राइब्स। जर्मनिक ट्राइब्स ने अटैक कर दिया था। कौन सी जर्मनिक ट्राइब्स? विसिगॉथ्स, ऑस्ट्रोगॉथ्स, वैंडल्स एंड फ्रैंक्स, ये नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। रोमन्स इनको बारबेरियंस कहते थे। तो बेसिकली जो बारबेरियंस थे उनका जो अटैक था, उन्होंने जो अटैक किया उसकी वजह से एंशिएंट रोमन एम्पायर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गया। जो बारबेरियंस थे उन्होंने बहुत ज़्यादा खजाना, एक तरह से जो ट्रेजर्स थे वो प्लंडर किए, लूटा और लोगों को मार दिया। काफ़ी सारे रोमन्स को एनस्लेव कर लिया, अपने स्लेव्स बना लिए, और बहुत सारी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। फाइनल ब्लो कब आया? 476 सीई में आया, जब एक बारबेरियन चीफ, जिसका बारबेरियन हेड बेसिकली, जिसका नाम था ओडोसर या ओडोसर, ठीक है, उसने अपने आप को इटली का राजा बना दिया। बना नहीं था वो राजा, उसने खुद को बना दिया इटली का राजा। और जो रोम के लास्ट एम्परर थे उनको ये बात फोर्स किया कि वो अपना क्राउन गिव अप कर दें, मतलब वो अपना जो थ्रोन है, गद्दी है, क्राउन है, वो गिव अप कर दें, मतलब वो राजा की राज का जो मतलब बेसिकली पोजीशन है, पद है, उसको छोड़ दें, ठीक है। बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये मानना था कि रोमन एम्पायर का वो अंत मानते हैं, ठीक है। 500 सीई तक क्या हुआ कि जो बारबेरियंस हैं उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट किंगडम्स बना लिए थे। अब इंडिपेंडेंट किंगडम्स कैसे बने? जैसा कि मैंने आपको बताया, बारबेरियंस कौन थे? बारबेरियंस का जो नाम है वो रोमन्स ने नाम दिया था। किसको दिया था? जर्मैनिक ट्राइब्स को। और जर्मैनिक ट्राइब्स 4 हुई थी, 4 ट्राइब्स ने अटैक किया था, विसिगॉथ्स, ऑस्ट्रोगॉथ्स, वेंडाल्स एंड फ्रैंक्स। तो इनके सब अलग अलग इंडिपेंडेंट किंगडम्स बन गए और वो सेटल डाउन कर चुके थे बाय अराउंड 500 सीई। लार्जेस्ट बारबेरियन किंगडम किसने बनाया था? फ्रैंक नाम की जो जर्मैनिक ट्राइब थी, उन्होंने बनाया था लार्जेस्ट बारबेरियन किंगडम। इम्पैक्ट ऑफ बारबेरियन इन्वेजन। अब जो ये बारबेरियन हम इतना सारा पढ़ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? ये जो जर्मैनिक ट्राइब्स आई थी उससे क्या इफेक्ट आया? बारबेरियंस जो हैं वो रोम को एक सिटी ऑफ रूइंस, मतलब पूरी सिटी ही बर्बाद करके चले गए थे। जो इन्वेजन्स हुए, बारबेरियन जो इन्वेजन्स थे, उससे रोमन रूलर्स की जो अथॉरिटी थी वो कम हो गई, जो पावर थी वो कम हो गई, क्योंकि वो इन्वेडर्स को, जो लोग अटैक कर रहे थे, अटैकर्स बेसिकली, इन्वेडर्स कौन होते हैं? अटैकर्स, ठीक है, जो कहीं पे अंदर घुस आए हैं, ठीक है, अटैक जहाँ पे उन्होंने इन्वेड किया है, बेसिकली जो अटैकर्स थे उनको चैलेंज कर नहीं पाए, वो बेसिकली फेल कर गए उनको रोकने में। ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन करी है, क्योंकि जब पॉलिटिकल हालात ही ख़राब हैं देश के, तो फिर ट्रेड या इकोनॉमी पे हम क्या ही ध्यान दे पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट जो रहा इन इन्वेजन्स का वो क्या था? राइज एंड स्प्रेड ऑफ फ्यूडलिज्म, जो हम बस पढ़ने वाले हैं। जो ये राइज एंड स्प्रेड ऑफ फ्यूडलिज्म है, ये यूरोप में अलग अलग फॉर्म्स में रहा फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, मतलब बेसिकली फॉर सेंचुरीज ये फ्यूडलिज्म का चक्कर चला है, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट फ्यूडलिज्म। अब ये होता क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ ग्रांटिंग लैंड बाय अ लॉर्ड टू अ वेसल इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन एंड लॉयल्टी। अब देखो, एक सिस्टम है जिसमें जो जमीन है वो एक लॉर्ड है, मतलब जो ओनर है, ठीक है, उसने वेसल को जमीन दे दी, बदले में लॉर्ड ने वेसल को जमीन दे दी, ठीक। आप ऐसे समझो, एक इंसान है लॉर्ड और एक है वेसल। लॉर्ड ने वेसल को जमीन दे दी और बदले में वेसल ने लॉर्ड को क्या दिया? प्रोटेक्शन एंड लॉयल्टी, ठीक है। इस सिस्टम को हम कहते हैं फ्यूडलिज्म। रोमन एम्पायर का जो 5th सेंचुरी में फॉल हुआ, उसकी वजह से यूरोप में बहुत कम किंग्स थे जो कि एक स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करने का जो खर्चा है वो सह पाए, ठीक है। बहुत कम ही लोग ऐसे कम राजा थे। तो जो किंग्स हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने नोबल्स को क्या दे दिया? जमीन के जो पोर्शंस हैं वो नोबल्स को दे दिए, और बदले में नोबल्स ने क्या प्रॉमिस किया कि वो उनके वफादार रहेंगे और उनकी हिफाजत करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? रेजिंग एन आर्मी ऑफ नाइट्स एंड फाइटिंग फॉर द किंग्स। नोबल्स लॉयल्टी और प्रोटेक्शन कैसे देंगे? प्रोटेक्शन देंगे कैसे? नाइट क्या होता है? एक वॉरियर होता है जो कि हॉर्स बैक पे, मतलब बेसिकली यूँ समझो एक वॉरियर है, जो आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, हॉर्स
बैक पे जो फाइट करते हैं, और आर्मर का सूट उन्होंने पहन रखा होता है, किंग का बेसिकली सोल्जर कह सकते हो आप, वॉरियर इज द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड। तो जो ये नाइट्स हैं, ऐसे जो वॉरियर्स हैं, उनकी एक आर्मी खड़ी करना और इस आर्मी को किंग जो राजा है उसके लिए लड़वाना, उसके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये पूरा था कि किंग और नोबल के बीच में क्या हुआ। जो किंग हैं ये बन गए लॉर्ड, किंग को हम बोलते हैं लॉर्ड, और जो नोबल्स हैं वो बन गए वेसाल्स। अब आपको आई गेस सिस्टम समझ में आ गया होगा। नोबल्स हैं, उन्होंने नाइट्स को लैंड दे दिया, वॉरियर्स को उन्होंने जमीन दे दी, बदले में वो जो जंग है, बैटल्स हैं, वॉर है, उसको फाइट करेंगे। और इस वजह से जो नोबल्स हैं वो नाइट्स के लॉर्ड्स बन गए। जो पीजेंट्स हैं वो नाइट जो वॉरियर है उनकी जो लैंड पे जो बेसिकली जो क्या कहते हैं नोबल्स जो थे उनको दिया गया, उन्होंने उनको जो मिली थी राजा से ज़मीन का पोर्शन, उन्होंने वो नाइट को दिया। और जो नाइट की जो ये ज़मीन थी, अब उस पर जो पीजेंट्स थे उन्होंने एनिमी अटैक से बेसिकली प्रोटेक्शन सीख किया। कहने का मतलब ये है कि जो पीजेंट्स कहाँ पे मिले, नाइट्स और नोबल्स की, नाइट्स और नोबल्स आप समझ गए होंगे मैं जो कहना चाह रही हूँ। जो वॉरियर था और जो नोबल, मतलब ज़मीन तो एक ही थी ना, एक दूसरे से ट्रांसफ़र चल रहा था। तो जो वो ज़मीन थी उसमें जो पीजेंट्स थे वो बदले में क्या करते थे, उनको ज़मीन दी गई थी, तो वो जो बदले में वो क्या कर रहे थे, वो एनिमी अटैक के अगेंस्ट प्रोटेक्शन सीख कर रहे थे, ठीक है। जो सर्फ्स थे वो लोवेस्ट रंग में आते थे अमंग द पीजेंट्स, पीजेंट्स में सबसे नीचे आते थे सर्फ्स, जो कि पीजेंट्स की अनलाइक सर्फ्स क्या थे, वो बॉन्डेड लेबरर्स थे और उनकी जो जिंदगी थी मिजरेबल थे, दे लेड मिजरेबल लाइव्स। जो सिस्टम ऑफ ग्रांटिंग लैंड ऑन कंडीशन ऑफ सर्विस, मतलब बेसिकली जो ये सर्विस की हम तुम्हें ज़मीन देंगे लेकिन बदले में तुम्हें ये सर्विस करनी पड़ेगी, इसको हम कहते हैं फ्यूडलिज्म, ये उसका सिस्टम है। बिजेंटाइन एम्पायर, ठीक है, बिजेंटाइन एम्पायर को और क्या कहते हैं, ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ठीक है। अच्छा, 395 सीई में क्या हुआ, रोमन एम्पायर दो पार्ट्स में बढ़ गया। कौन से दो पार्ट, वेस्टर्न रोमन एम्पायर एंड ईस्टर्न रोमन एम्पायर। वेरी सिंपल, एक वेस्ट हो गया दूसरा ईस्ट हो जाएगा। जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है वो बारबेरियन इन्वेजन्स के फेस में मतलब डिक्लाइन करता गया। वेस्टर्न रोमन एम्पायर डिक्लाइंड इन द फेस ऑफ रिपीटेड, बार बार जो बारबेरियन इन्वेजन्स हुए उसकी वजह से वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वो डिक्लाइन कर गया बहुत ज़्यादा। ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसको बिजेंटाइन एम्पायर भी कहा जाता है, वो अनदर अगले 1000 साल तक सर्वाइव कर गया। उसका कैपिटल क्या था, कॉन्स्टेंटिनोपल, विच आगे चल के उसको पहले बिजेंटाइन नाम दिया गया था, आगे चल के वो कॉन्स्टेंटिनोपल उसको नाम दिया गया था। बिजेंटाइन एम्पायर जो है उसका एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी। कैसे थी, क्योंकि जो एशिया और यूरोप के बीच का ट्रेड रूट्स है उसको एक्सप्लॉइट करना बहुत इजी हो गया था रूलर्स को, उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से। एबल रूलर्स के चलते हुए, जैसे एबल रूलर जैसे कि जस्टिनियन फर्स्ट, क्या हुआ, जो बिजेंटाइन एम्पायर है ये दुनिया का वेल्दी है, सबसे ज़्यादा अमीर हो गया। ऐसा क्यों हुआ ये मैंने आपको अभी बताया पीछे यहाँ पे। ये जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन एंजॉय कर रहा था बिजेंटाइन एम्पायर, इसकी वजह से जो ट्रेड रूट्स हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। अब जब ऐसा होगा तो डेफिनेटली इकोनॉमी इंक्रीज करेगी, ठीक है। दो इट्स अ बैड थिंग। ही नॉट ओनली इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ लॉज, उन्होंने लॉज का जो कानून है उनका एक न्यू सिस्टम लाए, साथ में उन्होंने बहुत सारे चर्चेस बनाए, इंक्लूडिंग द फेमस हेजिया सोफिया नाम से जो एक चर्च है। नाउ वी कम टू इमर्जेंस ऑफ द टर्क्स। द डेथ ऑफ जस्टिनियन फर्स्ट, जो जस्टिनियन फर्स्ट जो कि एक एबल रूलर थे, उनकी जो मौत है, उनकी जो डेथ है, उससे क्या हुआ, जो बिजेंटाइन एम्पायर है वो अटैक्स को एक्सपोज हो गया, मतलब एम्पायर वीक हो गया। अब जब एम्पायर वीक हो गया तो बहुत सारे लोगों ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। किसने किया था, गॉथ्स, हंस, वाइकिंग्स, अरब्स एंड नॉर्मन्स। 1453 आते आते जो बिजेंटाइन एम्पायर है वो कुछ नहीं बल्कि बस छोटा सा एक एम्पायर बचा था, जो घटता जा रहा था, डिक्लाइन करता जा रहा था और उसके आसपास कुछ छोटे छोटे गांव थे, ठीक है। इतना ज़्यादा वो कमज़ोर हालात में था कि जो एम्पायर को ओटोमन टर्क्स ने उस पर हमला किया
और उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल जो कैपिटल था उसको 1453 में कैप्चर कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया, और फिर यहाँ पर जाके बिजेंटीन एम्पायर जो है वो खत्म हो गया। ओटोमान्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल को अपना कैपिटल बना लिया। ओटोमान्स आर नथिंग बट जो ओटोमन टर्क्स हैं, ठीक है। नाउ वी कम टू क्रूसेड्स। क्रूसेड्स क्या है? आई टोल्ड यू नथिंग बट अ सीरीज ऑफ वॉर्स जो कि क्रिश्चियंस ने लड़ी थी टर्क्स के साथ टू रिकैप्चर देयर होली लैंड। 11th सेंचुरी में टर्क्स ने क्या कैप्चर कर लिया? जेरूसलेम। और जेरूसलेम क्या था? बेसिकली क्रिश्चियनिटी की वो जगह थी, ठीक है। उन्होंने जब ये कैप्चर किया टर्क्स ने, तो उन्होंने क्रिश्चियन विजिटर्स को थ्रेटन किया, उनको धमकी दी, और बाद में आगे चल के जेरूसलेम में क्रिश्चियन विजिटर्स को एंटर करने से बैन लगा दिया, ठीक है, उनको परमिशन नहीं दी। आगे चल के जो टर्क्स की जो विक्ट्री हुई बिजेंटाइन एम्पायर के ऊपर, उसकी वजह से बहुत सारे क्रिश्चियंस को लगा कि उनका जो रिलीजन है, उनका जो फेथ है क्रिश्चियनिटी, इट इज़ अंडर थ्रेट, वो खतरे में है और हो सकता है इट मे इवन कम टू एंड। तो इस वजह से इट वाज अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड ये सारा बातचीत चीज़ें चल रही थी। और इस 1095 CE में पोप अर्बन फर्स्ट जो हैं उन्होंने क्रिश्चियन से अर्ज किया कि वो एक होली वॉर पे चले जाए। क्रूसेड एक होली वॉर उसे कहा जाता है, सीरीज ऑफ वॉर में एक होली वॉर थी वो, क्योंकि अपनी होली लैंड को रिकैप्चर करने के लिए वो था, ठीक है। तो उन्होंने अर्ज किया कि आप एक जंग लड़ो क्रूसेड होली वॉर के नाम से, और जेरूसलेम को रिकैप्चर करो, अ पार्ट ऑफ द होली लैंड फ्रॉम द टर्क्स, ठीक है। होली लैंड जो उनका था, सीक्रेट लैंड जो थी, उसका एक पार्ट जेरूसलेम था, टर्क्स ने उस पर कब्जा कर लिया था। उसको वापस से रिकैप्चर करने के लिए क्रिश्चियंस ने ये वॉर लड़ी थी, क्रूसेड वाज अ सीरीज ऑफ वॉर, ठीक है। 1096 CE और 1291 CE में के बीच में 8 क्रूसेड्स लड़ी गई थी, ठीक है। हाउएवर क्रूसेडर्स जो थे, मतलब जिन्होंने ये लड़ा, दे वर अनेबल, जो क्रिश्चियंस थे, दे ट्राइड अ लॉट बट दे कुड नॉट रिकैप्चर जेरूसलेम। अब इसका जो इम्पैक्ट रहा क्रूसेड्स का, इट लेफ्ट एन लास्टिंग इम्पैक्ट। क्रूसेड्स ने पोप की अथॉरिटी जो है इंक्रीज कर दी, पोप की जो बेसिकली पावर थी, पोजीशन थी, वो बढ़ा दी अमंग क्रिश्चियन पीपल। वो पोप को अपना गाइड और लीडर मानने लगे। क्रूसेड्स जो हैं वो कल्चरल और साइंटिफिक, जो क्रूसेडर्स थे जिन्होंने ये जंग लड़ी थी, जो सीरीज ऑफ वॉर्स इसमें पार्ट लिया था, उन्होंने देखा कि जो ग्रीक्स और टर्क्स हैं उनका कितना ज़्यादा कल्चरल और साइंटिफिकली वो लोग प्रोग्रेस्ड लोग हैं। इससे क्या हुआ, क्लासिकल नॉलेज में उनका जो इंटरेस्ट है वो वापस से रिवाइव हुआ। क्रूसेडर्स ने सीखा कि जो मैग्नेटिक कंपस है वो क्या होता है, मतलब उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे सीखा। और टर्क्स से उन्होंने गन पाउडर के बारे में भी सीखा। गन पाउडर का यूज है, इट ग्रेटली अंडरमाइन द रोल ऑफ नाइट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। अब जब उनको गन पाउडर का जो यूज़ है वो पता चला, तो उसकी वजह से जो नाइट्स हैं उनका जो रोल है वो काफ़ी कम हो गया एंड ग्रेटली अंडरमाइन हो गया। और इस वजह से जब नाइट्स का रोल कम हो गया तो फ्यूडलिज्म जो है उसका डिक्लाइन शुरू हो गया। आगे कुछ और भी हैं। पहला एक टर्म आता है यहाँ पे रेनेसेंस। रेनेसेंस एक ऐसा टर्म है जब आप सिंस क्लास 7th में आ गए हो, 8th में 9th में आप ये टर्म सुनते रहोगे, सो यू शुड बी वेरी अवेयर अबाउट इट, ठीक है। ये होता क्या है, बेसिकली हम यहाँ पे जब बात करते हैं रेनेसेंस की, तो हम बात कर रहे होते हैं 4th and 17th सेंचुरीज की। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इट इज़ नथिंग बट रिवाइवल ऑफ यूरोपियन आर्ट। यूरोपियन जो आर्ट है, यूरोप की आर्ट और लिटरेचर जो है उसका रिवाइवल, जब उसके बारे में वापस से लोगों ने जानना वगैरह शुरू किया और उसको वापस से डेली यूज़ में हमने बातचीत उसकी शुरू करी। क्रूसेड्स जो है, जो सीरीज ऑफ वॉर्स लड़ी गई, उसकी वजह से एशिया और यूरोप के जो ट्रेड कॉन्टैक्ट्स हैं वो बढ़ गए। लग्जरी गुड्स जैसे कि सिल्क, स्पाइस और कारपेट का जो डिमांड है वो बढ़ गया, और इस वजह से ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने ईस्ट की नई नई जो मार्केट्स हैं वो एक्सप्लोर करी। वेनिस, पीसा, जेनोआ जैसे जो न्यू टाउन्स हैं ये यूरोप के कमर्शियल सेंटर्स बन गए, और इस वजह से 10 जो लर्निंग, ट्रैवल और स्प्रेड ऑफ न्यू आइडियाज़ हैं, इसमें जो ये इंटरेस्ट में बढ़ाव देखा गया, इंक्रीज देखा गया, इसकी वजह से यूरोप में अल्टीमेटली रेनेसेंस देखा गया। मोनास्ट्रीज एंड देयर इम्पैक्ट।
क्रिश्चियनिटी जैसे जैसे यूरोप में फैलती गई वैसे वैसे बहुत सारी मोनास्ट्रीज बनाई गई। मोनास्ट्रीज क्या थी? दे वर द रेसिडेंसेज ऑफ मॉन्क्स, जहाँ पर मॉन्क्स रहते थे, लाइक मैन, ठीक है। बहुत सारे वुमेन जो हैं वो भी, अब देखो मॉन्क की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ मैन की बात करते हैं, लेकिन जो विमेन, जो औरतें अपनी जो लाइव्स हैं, जिंदगियां हैं, वो भगवान को डिवोट कर चुकी हैं, उनको नन्स कहा जाता है। वो मोनेरीज में कहते थी, ननरीज में रहती थी, ऑल्सो नोन एज कॉन्वेंट्स, ठीक है। तो कॉन्वेंट, मॉन्क्स जहाँ रहते थे उसको मोनास्ट्रीज कहते थे, और नन्स जहाँ पे रहती थी उसको ननरीज या फिर कॉन्वेंट्स कहते थे। जो मॉन्क्स और नन्स थे, बोथ मेन एंड वुमेन, ये सिंपल लाइव्स जीते थे, शादी नहीं करते थे, और कोई भी इनकी वर्ल्डली पोजेशन नहीं होती थी, मतलब एज सच कोई पैसा वैसा, वेल्थ, ज्वेलरी सब नहीं होल्ड करते थे। और ये प्रेयर्स ऑफर करते थे गॉड को, भगवान को वर्शिप करते थे, प्रेयर करते थे, और ये लोगों को सर्व करते थे जितना ज़्यादा हो सके, उनकी तरफ काइंड रहते थे और उनकी हेल्प करते थे। ईच डे वॉज डिवाइडेड इंटू स्पेशल टाइम्स फॉर प्रेयर, स्टडी एंड वर्क। हर दिन जो है वो बेसिकली 3 भाग में डिवाइड था, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता था, जिसमें स्पेशल टाइम्स रहता था कि प्रेयर इसी वक्त करनी है, पढ़ाई इसी वक्त करनी है, और काम इस वक्त करना है, ठीक है। तीनों चीज़ों के लिए स्पेशल टाइम्स डेडिकेटेड रहता था। सम फेमस क्रिश्चियन मॉन्क्स कौन थे? सेंट फ्रांसिस, सेंट बेनेडिक्ट एंड सेंट ऑगस्टीन। इन्होंने प्योरिटी, रेजिस्टेंस टू मटीरियल टेम्पटेशन, प्योरिटी आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, मटीरियल टेम्पटेशन जैसे मतलब थिंग्स लाइक मनी, जो पैसा वगैरह है, इससे बचने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए, जितनी भी वक्ती टेम्पररी टेम्पटेशंस होती है, मतलब आपका मन करता है ये करने को, बट यू नो दैट इट्स नॉट गुड फॉर यू, ठीक है, तो सारी गलत हरकतों को करने से मना किया, उससे रेजिस्ट किया, गुडनेस का परस्यूट करा, उस पर स्ट्रेस किया, और सेल्फ सैक्रिफाइस, खुद को सैक्रिफाइस करना सिखाया। बेसिकली लोगों को हेल्प करना मेन एम था, ठीक है, उनको सर्व करना मेन एम था। मोनास्ट्रीज ने मेडाइवल यूरोप में या मेडिवल यूरोप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मोनास्ट्रीज जो है क्रिश्चियनिटी के वो सेंटर्स थे जहाँ पे क्रिश्चियनिटी को बाकी रीजन्स तक फैलाया गया वर्ल्ड वाइड, ठीक है। मॉन्क्स जो है वो बहुत दूर दूर तक, फार एंड वाइड वो ट्रैवल करते थे जीसस क्राइस्ट का मैसेज ऑफ लव, ब्रदरहुड, कंपैशन एंड हार्मनी लोगों तक फैलाने के लिए, ठीक है। जीसस क्राइस्ट का क्या क्या मैसेज था, उन्होंने हिपोक्रेसी कंडेम कर दी थी एंड ऑल दैट, वो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी में, इसलिए मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर रही यहाँ पर। ग्रेजुअली क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। मोनास्ट्रीज ना सिर्फ क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने के सेंटर्स थे, बल्कि लर्निंग के भी सेंटर्स थे। जो मॉन्क्स होते थे वो लैटिन पढ़ते थे, और जो हैंड कॉपीड बुक्स थे वो भी पढ़ते थे। हैंड कॉपीड बुक्स जो वो पढ़ते थे, दे वर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, उसके पढ़ते थे, और फिर वो क्या करते थे, ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी उसको पिक्चर्स और पैटर्न से डेकोरेट करते थे। मेडिवल एरा में, मेडिवल पीरियड एरा अगर आपको नहीं पता, इट इज़ मेडिवल पीरियड बेसिकली। मेडिवल पीरियड जो था उसमें रिलीजियस के साथ साथ सेक्युलर लर्निंग का भी सेंटर का जो रोल है वो प्ले किया मोनास्ट्रीज ने। मतलब वो एक तो मैंने बताया स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी के सेंटर्स थे, लर्निंग के सेंटर थे, और उसको हम समराइज करके कह सकते हैं दे वर सेंटर्स ऑफ रिलीजियस एज वेल एज सेक्युलर लर्निंग। मतलब वहाँ पे जाके इंसान रिलीजन के बारे में तो बात सीखेगा ही सीखेगा डेफिनेटली, सेक्युलर लर्निंग के लिए भी वो एक बहुत अच्छा सेंटर था, ठीक है, ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। उसने सर्व किया एज अ वेरी गुड सेंटर फॉर सेक्युलर लर्निंग एज वेल। मॉन्क्स जो हैं वो लोगों को सर्व करते थे, लाइक आई टोल्ड यू इट वाज वन ऑफ द मतलब टीचिंग्स ऑफ द मैसेज ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो मॉन्क्स इसको फॉलो करते थे, और उनको गाइड कौन करता था, मतलब देयर वाज अ मोटो जो उनको इसके लिए इंस्पायर करता था, गाइड करता था, सर्विस टू सोसाइटी। जो मॉन्क्स हैं वो मोनास्ट्री गार्डन्स में हर्ब्स ग्रो करते थे, वहाँ पे उगाते थे, और फिर उसका यूज़ करके जो लोग बीमार होते थे उनको ट्रीट करते थे। उनका जो ज़ील था, बेसिकली जो एंथुजियाज्म था बाय, मतलब एंथुजियाज्म किस चीज़ के लिए था, लोगों को हेल्प करने का, उनको सर्व करने का, बाय अटेंडिंग द जो इंसान बीमार है उसको उसकी देखभाल करना, और
जो थके हुए मुसाफिर होते थे, ट्रैवलर्स होते थे, उनको फूड और शेल्टर देना, ये जो उनका एंथुजियाज्म था, इसकी बहुत ज़्यादा वाइडली उसको अप्रिशिएट किया गया, उसकी तारीफ़ की गई। और इस वजह से इससे आगे चल के मतलब क्रिश्चियनिटी को आगे और फैलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, बट एनी केस अगर कोई भी डाउट रह गया है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। आई मेक श्योर कि मैं सबके कमेंट्स रिप्लाई करूँ, सो जितना पॉसिबल हो पाता है आई डू इट ऑन माई ओन, और डाउट्स स्पेशली आई क्लैरिफाई देम, ठीक है। तो आपको जो भी पूछना है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं रिलेटेड टू द चैप्टर। एंड वन थिंग मोर, क्लास 7 मैंने पढ़ाना शुरू किया है अभी रिसेंटली अपने चैनल पे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर द सब्जेक्ट्स विच आई टेक, विच आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, और आई कैन गारंटी यू एक्चुअली कि ये मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा इन द वेरी कमिंग डेज। तो हमने शुरुआत कर दी हिस्ट्री और बायो से, केमिस्ट्री फिजिक्स भी वेरी सून वी विल बी डूइंग अलॉन्ग विद ज्योग्राफी। सो दैट्स ऑल। और वन थिंग मोर, मुझे क्लास 7th का मैथ्स पढ़ाने का आई हैव बिन गेटिंग फ्रॉम अ फ्यू स्टूडेंट्स। तो अगर आपको क्लास 7 मैथ्स वीडियो चाहिए डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। इफ़ आई गेट अ लॉट ऑफ कमेंट्स फॉर दैट आई विल डेफिनेटली डू दैट एज वेल ऑन माई चैनल। मुझे साथ में चैप्टर भी बताना कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए मैथ्स का, सही है। वन वेरी लास्ट थिंग, जो ये मैंने नोट्स हैं जिससे आपको पढ़ाया है, ये नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स करके एक लिंक मिल जाएगी। उस लिंक को आप जैसे ही खोलोगे सो यू विल हैव एक्सेस टू दी, मतलब जब लिंक को आप खोलोगे तो यू विल हैव एक्सेस टू द नोट्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू then do give it a thumbs up, share it with your friends, and also don't forget to subscribe my channel. Bye bye and take care. I'll see you soon in my next video.